हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे साइकोलॉजिस्ट एट वर्क के बारे में। यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आपने मान लो कि साइकोलॉजी की फील्ड में ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद मतलब काइंड ऑफ यू आर अ साइकोलॉजिस्ट जिसके पास एक डिग्री है। थोड़ा सा और आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा लाइफ में कि यार मेरे को कौन सी फील्ड में जाकर किस प्रकार के लोगों की मदद करनी है। क्या मैं इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में वर्क करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ ताकि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकूँ, या फिर मुझे बच्चों की मदद करनी है, उनके दिमागी विकास की फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, तो आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। आपको किसी को काउंसलिंग देनी है, करियर एडवाइस वगैरह देनी है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट है, उसको 10th क्लास के बाद समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं पी सी एम भी लूँ, पी सी एम लूँ, कॉमर्स की फील्ड में जाऊँ, ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स की फील्ड में जाऊँ। आप ऐसे बच्चों की मदद कर सकते हो। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी यार एक जॉब लग रही है, कोई आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है, वो आपसे कह रहा है कि सर या मैम मेरी एक जॉब लग रही है और मुझे उसके लिए अपना स्टेट छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं अपना स्टेट नहीं छोड़ना चाहता या छोड़ना चाहती, तो क्या मेरे लिए सही रहेगा? मेरे दिमाग में बहुत आंधी तूफान मचा हुआ है इस बात को लेकर। तो आप ऐसे लोगों की मदद कर सकते हो, तो आप एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कहलाओगे। फिर जो लोग अपने वर्क प्लेस में या फिर फैमिली की वजह से या रिलेशनशिप में किसी एक एंजाइटी से, दुख दर्द पीड़ा से गुजर रहे हैं, या फिर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, कोई डिप्रेशन के अंदर जा रहा है, अगर आप ऐसे लोगों की मदद करते हो तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाओगे। तो यानी कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं आगे चलकर वो अपनी एक स्पेशलाइजेशन वाली फील्ड की तरफ जाते हैं कि उनको किस प्रकार के लोगों को डील करना है। वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि आपकी स्पेशलिटी या फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो कौन से एरिया में लाया करता है। तो ये टॉपिक इसके बारे में, साइकोलॉजिस्ट एट वर्क के बारे में। एक एक फील्ड को हम अच्छे से समझते हैं कि अलग अलग फील्ड में जो साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं तो वहां पर वो किस प्रकार के रोल को निभाते हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं आजकल की दुनिया में, वो वैरायटी ऑफ सेटिंग्स के अंदर काम करते हैं जहां पर वो अपने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं लोगों को किसी बात के लिए ज्ञान देने के लिए या फिर लोगों को ट्रेन करने के लिए। ठीक है। तो ये क्यों करा जाता है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, लोग किसी ना किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे होंगे, ताकि लोग कोप अप कर सकें। कोप अप का मतलब होता है डील कर सकें इफेक्टिव तरीके से जो भी उनके जीवन में, चाहे छोटी प्रॉब्लम चल रही है, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, डिप्रेशन वाली दिक्कत है किसी को करियर एडवाइस चाहिए, किसी को मोटिवेशन की कमी है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आगे मेरी लाइफ की डायरेक्शन क्या होगी। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं और वो अलग अलग एरियाज में होती हैं लोगों की दिक्कत। जैसे जॉब वाले लोगों की दिक्कत अलग है, घर परिवार में किसी के कलेश मचा हुआ है तो वो चीज़ अलग है, किसी को रिलेशनशिप का इशू है, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि 10th के बाद मैंने कौन सी स्ट्रीम लेनी है किसी स्टूडेंट को, या फिर किसी को अपने करियर को लेकर बातें समझ में नहीं आ रही हैं, क्या उसको और पढ़ना चाहिए या फिर जॉब कर लेनी चाहिए, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो अलग अलग एरियाज में जैसे अपनी प्रॉब्लम्स को बताने वाले अलग अलग लोग होते हैं, उसी प्रकार से साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग एरियाज में काम करते हैं। और क्योंकि साइकोलॉजिस्ट सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं, इंसानों की मदद कर रहे हैं, इसलिए सभी की सभी फील्ड्स को हम लोग ह्यूमन सर्विस एरियाज बोलते हैं कि साइकोलॉजिस्ट अपनी सर्विस लोगों को दे रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात है, ये जो सर्विस है तो ह्यूमैनिटी के लिए, है तो इंसानों के लिए। वो अलग बात है कि साइकोलॉजिस्ट पैसे तो इसके लिए चार्ज करते ही हैं। आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करना है, चाहे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को अगर आपको अप्रोच करना है, स्कूल साइकोलॉजिस्ट को आपको अप्रोच करना है, आपको सबकी एक काउंसलिंग फीस होती है ना। तो यहाँ पर अलग अलग फील्ड्स जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो होगा, एक तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किस प्रकार का काम करते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, स्कूल साइकोलॉजिस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है किसी फैक्ट्री, इंडस्ट्री या वर्क प्लेस पर एम्प्लॉयज़ के साथ डील करने वाले जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है। और ये सभी की सभी फील्ड में जितने जैसे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, कॉलेजेस हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, आजकल ये लोग साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। इसलिए इन सारी जगहों में एक स्पेशल रूम होता है, एक स्पेशल चेम्बर होता है, एक फ्लोर पर निर्धारित जगह होती है जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को नौकरी दी जाती है ताकि वो उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर
लोगों की मदद कर सके। स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, क्लिनिक्स में, आप चाहो तो अपना खुद से भी क्लिनिक खोल सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी कोई जॉब नहीं होती, आपके पास जिस जिस प्रकार के क्लाइंट आएंगे तो आपका पैसा बनता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। और यहाँ पर ध्यान से समझना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से अलग होते हैं। एक बात पहले समझ जाओ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो काम होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल होता है एज कंपेयर टू अदर साइकोलॉजिस्ट। क्योंकि क्लिनिकल वर्ड का मतलब ये है कि क्लाइंट को आपके कोई ना कोई एक दिक्कत है, परेशानी है, जिसकी वजह से आगे चलकर या तो वो क्लाइंट फिजिकल तरीके से बीमार पड़ सकता है या पड़ सकती है, या फिर मेंटल तरीके से बीमार पड़ सकता है या पड़ सकती है। यानी कि उसको मानसिक तनाव है या शारीरिक तनाव है। और शरीर और आपकी जो मानसिकता होती है, या फिर शरीर का जो प्रभाव होता है आपकी मानसिकता के ऊपर, या फिर अगर आप ज़्यादा कुछ सोच गए उसका असर भी आपके शरीर पर पड़ता है, तो ये चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल होता है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि कोई साइकोलॉजिस्ट ऐसा नहीं होता कि उसने सिर्फ ग्रेजुएशन कर ली और वो क्लिनिक, अपने क्लिनिक खोलकर या किसी एक हॉस्पिटल के अंदर काम कर कर या किसी क्लिनिक के अंदर काम कर कर लोगों को इस प्रकार की परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रोफेशनल होना पड़ता है एज कंपेयर टू जो दूसरी फील्ड्स हैं, जैसे काउंसलिंग, कम्युनिटी, स्कूल या फिर ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो क्या होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम, इसको हम गहराई से समझते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्पेशलाइज प्रोफेशनल्स होते हैं। मैंने जैसा कि आपको बोला, इनका काम थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल और ज़्यादा टेक्निकल होता है। ये क्लाइंट्स की, जो भी पेशेंट्स इनके पास आते हैं, हम साइकोलॉजी की फील्ड में दोस्तों याद रखना, जैसे कोई भी अगर दिमागी परेशानी से, मानसिक तनाव से अगर जूझ रहा है ना, डॉक्टर के लिए कौन होता है, उसका जो सामने जो पर्सन आता है, हम डॉक्टर की मेडिकल की फील्ड में उसको कहते हैं पेशेंट, है ना। ये वाली बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन याद रखना साइकोलॉजी की फील्ड में आप साइकोलॉजी के जब भी कुछ आंसर्स लिख रहे हो या फिर किताबों में भी अगर आप देखोगे तो आपको पेशेंट वर्ड नहीं दिखेगा। जहां पर बात साइकोलॉजिस्ट की आती है, या फिर अगर आप बात साइकेट्रिस्ट की भी कर लो जो कि डॉक्टर्स होते हैं अपने आप में, तो हम लोग साइकोलॉजी में पेशेंट को पेशेंट ना कहकर क्लाइंट वर्ड से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां पर हम क्लाइंट कहते हैं। तो अगर आपको एक कॉमन वर्ड चाहिए, आपको समझ में नहीं आता कि सर हमें कहां पर काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट वर्ड यूज करना है, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, सामने एक थेरेपिस्ट है जो कि आपको थेरेपी देगा आपके मानसिक तनाव से, आपके डिसऑर्डर से आपको बाहर निकालने के लिए, और जिस पर्सन की मदद करी जाएगी वो क्लाइंट है। तो यहां पर साइकोलॉजी में थेरेपिस्ट और क्लाइंट वर्ड से आप डिनोट कर सकते हो कि थेरेपिस्ट और क्लाइंट के रिलेशनशिप की बात होती है, ओके। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी एक स्पेशलाइजेशन होती है, क्लाइंट्स को वो हेल्प करते हैं अगर क्लाइंट फेस कर रहे हैं बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को। इनका काम टेक्निकल तो होता है, लेकिन इतना भी टेक्निकल नहीं होता कि दवाइयां दे सके, क्योंकि मैंने आपको बताया था दवाइयां जो है वो सिर्फ एक ही फील्ड के साइकोलॉजिस्ट दे सकते हैं, जिसको हम साइकोलॉजिस्ट ना कहकर साइकेट्रिस्ट कहते हैं। ये डॉक्टर्स होते हैं, यही सिर्फ दवाइयां दे सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से लोग अगर बिहेवियरल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो उनकी मदद करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उनको क्या देकर? थेरेपी देकर। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपने कॉमन टर्म बोल सकते हो उनके लिए थेरेपिस्ट, मतलब सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए नहीं। मतलब अगर आपको, मैंने आपको जैसा कि बताया, अगर आपको समझ में नहीं आता कि यार कहाँ पर हमें साइकेट्रिस्ट वर्ड लिखना है, कहाँ पर साइकोलॉजिस्ट, कहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कहाँ पर काउंसलर, तो आप थेरेपिस्ट और सामने जो पेशेंट है उसको आप क्लाइंट वर्ड से डिनोट करना हमेशा अपनी आंसर राइटिंग के अंदर। तो बाय प्रोवाइडिंग थेरेपी, थेरेपी किन किन चीज़ों के लिए? अगर क्लाइंट सफ़र कर रहा है या कर रही है फ्रॉम वेरियस मेंटल डिसऑर्डर्स, या फिर इन केसेस ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी मतलब एक बेचैनी फ्यूचर को लेकर, इसकी डेफिनेशन होती है वरी एंड एप्रीहेंसिव फीलिंग्स अबाउट द फ्यूचर। अगले पल मेरे साथ क्या हो जाए, अगले पल क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा,
अब क्या होने वाला है, अगर ये चीज की बेचैनी आपके मन में है तो उसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। अच्छा, एंग्जाइटी को कई लोग समझते हैं कि डर होता है, ठीक है, आप मतलब समझने के लिए मान सकते हो डर होता है, लेकिन डर ना हमेशा किसी चीज का या किसी वस्तु का होता है। ध्यान से समझना, एंग्जाइटी होता है आपके साथ वो चीज हुई नहीं है, वो घटना हुई नहीं है, लेकिन आप सोचकर डर रहे हो उसको कि यार सामने वाला पता नहीं मेरे को इस बात का क्या रिएक्शन देगा, या फिर मैंने कल एक अपने कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करा था, पता नहीं यार अब सर या मैम जाकर मेरे को पकड़ ना ले इस चीज़ के लिए, या कोई भी किसी भी इशू के लिए आपका मतलब जो एक घटना आपके सामने हुई नहीं है, आपका दिमाग कहानियां बना रहा है और उस कहानियों को बनाते हुए डर रहा है आपका दिमाग, वो एंग्जाइटी होती है, जिसमें आपकी ना सांसें तेज हो जाएंगी, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर लो होने लग जाएगा, आपके हाथ कप कपाने लग जाएंगे, आपका खून ठंडा पड़ने लग जाएगा, वो एंग्जाइटी है। डर क्या है? डर ना रियल होता है। डर में आप स्टोरी मेकिंग नहीं कर रहे हो, तो डर मतलब जैसे यार किसी को कुत्ता काट गया तो उसको कुत्तों से डर लगने लगेगा, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, हाइट पर जाकर उसके पैर जो है कप कपाने लग जाते हैं, किसी को आग का डर होता है, कोई स्विमिंग पूल के पास नहीं जा पाता उसको पानी का डर है। नॉर्मल घर में बात कर ले हम लोग, किसी को कॉकरोच का डर लगता है कि भाई आपके ऊपर अगर छिपकली गिर गई या कॉकरोच आकर बैठ गया तो चीखें निकल गई आपकी। तो डर जो होता है वो रियल होता है। एंग्जाइटी एक फ्यूचर को लेकर स्टोरी मेकिंग करते हुए हमारा दिमाग हमें कपकपा देता है, उसको एंग्जाइटी कहते हैं। ठीक है, ये फर्क याद रखना आप लोग। तो थेरेपी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बीइंग अ थेरेपिस्ट, वो लोगों की या तो मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक करने में मदद करते हैं, उनको थेरेपी देते हैं। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, डिप्रेशन भी एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर होता है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर होता है। हम 12th क्लास की एनसीईआरटी में एक डेडिकेटेड डिसऑर्डर का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सारे डिसऑर्डर समझ में आ जाएंगे अच्छे तरीके से। और कुछ कुछ जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो लाइफ में लोग फेस करते हैं, जैसे एंग्जाइटी, डर, या और छोटे लेवल पे अगर हम बात करें तो लोगों को जो स्ट्रेस होता है घर में, घर का माहौल खराब है, मान लो कि वहाँ स्ट्रेस हो रहा है, या वर्क प्लेस पर कि यार बॉस आपका बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज करने में लगा हुआ है, या फिर आप जिस जगह पर काम कर रहे हो तो वहाँ पर जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ आपका हेल्दी बिहेवियर या हेल्दी रिलेशनशिप आपका नहीं चल रहा है, लोग आपके आसपास बड़े टॉक्सिक हैं, आपको स्कूल कॉलेज में जाने में मज़े नहीं आते कि लोग वहाँ पर फालतू की बातें करते हैं और आपका ऑरा उनके साथ मैच नहीं करता है तो आपको स्ट्रेस होता है, या आपको किसी एक जगह पर टारगेट करा जाता है या बुली करा जाता है। तो घर में, वर्क प्लेस पर लोग अगर स्ट्रेस को फील कर रहे हैं, किसी बात को या किसी सिचुएशन को लेकर लोगों के मन में एंग्जाइटी है, किसी वस्तु, किसी चीज़ को लेकर, किसी कीड़े मकोड़े या जानवर को लेकर अगर डर है, उनके मन में फियर है, या फिर वो जेन्युइन एक मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऐसे सभी लोगों को सहारा देने का काम करते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर की तरह काम कर सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिशनर का मतलब ये होता है आप ना खुद से अपना क्लिनिक खोलकर बैठ जाओ और बाहर बोर्ड लगा दो ऐसा करके कि मेरा ये नाम है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, अगर आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप मुझे यहाँ पर आके संपर्क कर सकते हैं, मुझसे मुलाकात आपकी हो सकती है। तो ये तो अपना खुद का या तो क्लिनिक खोलकर बैठ जाएं। आप खुद का क्लिनिक खोलने के लिए पैसे चाहिए, अगर उतने पैसे नहीं हैं तो ये हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल में इनको एक डेडिकेटेड चेंबर मिल जाएगा, चेंबर का मतलब एक कमरा मिल जाएगा जहाँ पर इनका आगे कमरे के बाहर एक बोर्ड लग जाएगा, नाम लग जाएगा कि ये हमारे हॉस्पिटल में काम करते हैं या करती हैं और ये एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अगर आप ऐसी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल में लोग क्यों आते हैं, या तो उनको कोई शारीरिक दिक्कत है, लेकिन कभी कभार लोगों को मानसिक तनाव होता है, लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि मुझे ना रात को बहुत घबराहट होती है, मेरे साथ ना ऐसा ऐसा होता है, मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा डर लगता है पानी से, आग से, ऊंचाई से। तो आप नॉर्मल हॉस्पिटल में इनका एक चेंबर होता है, आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट लो, एक फ़ी टोकन दो और इनसे जाकर आप मिल लो। या फिर ये कभी कभार मेंटल इंस्टीट्यूशंस में भी काम करते हैं, जैसे मेंटल असाइलम, पागल खाने में, ठीक है। या फिर बहुत बार ये सोशल एजेंसीज़ के साथ भी काम करते हैं। सोशल एजेंसीज़ मतलब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं दोस्तों कि जो समाज में जो क्राइम वगैरह हो रहे होते हैं ना, जैसे मान लो कि तिहाड़ जेल में ऐसा, मतलब ये चीज़ जेन्युइन है, मतलब मैं आपको एक स्टोरी मेकिंग या एग्जांपल के फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ। तिहाड़ जेल में भी ना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ये सब लोग होते हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम बात क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की करें, कुछ लोग होते हैं जैसे वो ना बिना ड्रग्स के रह नहीं पाते हैं। तो आपको ये सुनकर शायद से अजीब लगेगा, तिहाड़ जेल में मेरे कॉलेज के दिनों में मैंने केस स्टडी कंडक्ट करी थी तिहाड़ जेल के ऊपर।
वहाँ पर उसके कैदियों के ऊपर। तो वहाँ पर एक चीज़ बड़ी शॉकिंग देखने को मेरे को मिली थी कि जो पुलिस वाले हैं या फिर जो जेल के जो अधिकारी हैं, वो ऐसे कुछ लोगों को, कुछ कैदियों को शाम को चरस, गांजा, अफीम, कोकीन, ब्राउन शुगर, जितने भी हाई लेवल के जो ड्रग्स होते हैं वो उनको लाकर देते हैं। आप कहोगे सर ये जेलर्स जो हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो खुद सप्लाई कर रहे हैं उनको। देखो यहाँ पर इलीगल तरीके से सप्लाई नहीं कर रहे हैं। वो जो कैदी है उन्होंने ड्रग्स के चलते या किसी नशे के असर के चलते कोई क्राइम करा था, तो वो जेल में आकर कैदी बन गए। अब उनकी मानसिक हालत ऐसी है कि अगर उनको कुछ कुछ घंटे के अंदर अगर वो ड्रग्स ना मिले तो उनके हाथ पैर कपकपाने लग जाते हैं, उनके मुंह से झाग आने लग जाता है, वो अपना सर पीटने लग जाते हैं दीवारों के ऊपर, वो पागल हो जाते हैं, उनके अंदर बेचैनी हो जाती है और वो मर सकता है वो कैदी। तो उनको मरने ना दिया जाए, इसलिए हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उसने बोल रखा है कि अगर ऐसी कोई स्पेशल कंडीशंस है तो एक लॉयर कोर्ट में एक अपील कर कर ये बोल सकता है कि जज से कि जज साहिबा या जज साहब, मेरा जो क्लाइंट है वो ऐसे ऐसे नशे का आदी है, उसको नशे की लत लगी हुई है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है या नहीं कर सकती है, तो मैं ये आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जेल अथॉरिटीज़ को ये ऑर्डर दीजिए कि इतने इतने घंटे के अंदर इसको इतना इतनी क्वांटिटी का ड्रग ज़रूर मिले ताकि ये ज़िंदा रह सके। ऐसे भी कैदी होते हैं जेलों में, तिहाड़ जेल में तो है ऐसा, एक डेडिकेटेड सेल होता है। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर इनको ड्रग्स दे दिया जाएगा, ये तो फिर गलत बात है, ऐसे तो हम उनको मौत के घाट की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो तिहाड़ जेल में क्या होता है, ऐसे लोगों को फिर हमें बाहर भी तो निकालना है ना। तो वहाँ पर ना, जैसे ये जो सोशल एजेंसीज की बात हो रही है, तो कुछ लोग एनजीओ वगैरह में जो काम कर रहे होते हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, शाम को ना 4 से 5 बजे के आसपास या जो भी टाइम होता है, एक मॉर्निंग की शिफ्ट होती है, एक इवनिंग की शिफ्ट होती है, वहां पर ना ऐसे कैदियों को लेकर आकर कुंडालिनी योगा करवाई जाती है उनसे। वहां पर उनके चक्रास खोलने की, मेडिटेशन की प्रक्रिया उनको सिखाई जाती है। आप अपने ऊपर कैसे संयम पा सकते हो। आपका अगर नशे की तरफ सोचने का मन कर रहा है कि भाई 1 घंटा हो गया, मैंने खाना भी खा लिया, अब मेरे हाथ फड़फड़ा रहे हैं, अब मुझे सिगरेट पीने का, चरस पीने का, गांजा पीने का मन कर रहा है, तो ऐसे कैदियों को बताया जाता है कि आप अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल की टेंडेंसी कैसे लेकर आओ, आप अपने आप को रिफॉर्म कैसे कर सकते हो। तो कुंडालिनी योगा के सेशंस चलते हैं और ये सोशल एजेंसीज के साथ मिलकर ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये ऐसे प्रकार के कैदियों से बात भी करते हैं। अच्छा, ऐसा मत सोचना कि मैं सोशल एजेंसी का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो ये सिर्फ जेल में ही वर्क करते हैं, ये कहीं पर भी वर्क कर सकते हैं। जैसे आपने वो सुना होगा, एंटी स्मोकिंग कैंपेन कहीं पर होते हैं, है ना, कि लोगों को एक जागरूकता देना कि भाई सिगरेट वगैरह मत पियो, आपका घर परिवार आगे है, आप जिससे प्यार करते हो तो आप उसको विधवा के तौर पर थोड़ी ना देखना चाहोगे। तो लोगों के इमोशंस को प्रवोक करा जाता है, उनकी हैबिट्स को चेंज करा जाता है। और यहाँ पर मैंने आपको एक बहुत अच्छी केस स्टडी भी दी जो कि रियल है, तिहाड़ जेल के ऊपर। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो उसको, मैं कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा, ऐसा जनरली होता है। तो कुंडालिनी योगा करवाई जाती है वहाँ पर, और भी प्रकार की योगा होती है, लेकिन कुंडालिनी योगा तिहाड़ जेल में फेमस योगा होती है, जहाँ पर मेडिटेशन और योगा के माध्यम से एक जो कैदी होता है, जो अभी तक अपने आप में संयम नहीं पा रहा है, और वहाँ पर औरतें भी होती हैं, मतलब औरत जो कैदी हैं वो भी हैं, वो भी ज़रूरी थोड़ी ना कि सिर्फ मर्द ही नशे करते हैं, औरतें भी कैदी होती हैं, हो सकता है कि उनको भी आदत हो, उनको भी चरस गांजा अफीम चाहिए पड़ता हो। तो वहाँ पर एक ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, मतलब जो टारगेट होता है, मकसद होता है, वो ये होता है कि ह्यूमन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकें, वो दोबारा से अपनी प्रोडक्टिव लाइफ जो है उसको बिता सकें। जब इंसान हेल्दी होकर, मेंटली हेल्दी होकर दोबारा अपनी प्रोडक्टिव लाइफ को जीने लग जाते हैं, उसको हम कहते हैं, आगे चलकर आप साइकोलॉजी में इसको पढ़ोगे, आप अभी से ही इसके लिए एक लाइन सीख जाओ, इसको हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल पेशेंट्स। रिहैबिलिटेट करने का मतलब क्या होता है, दोबारा से आपने उनको वैसा जीवन दे दिया, किसको दे दिया, जो मेंटली इल पेशेंट थे, उनको आपने ठीक कर दिया। रिहैबिलिटेट का मतलब होता है ठीक कर दिया और दोबारा से पुराना वाला जीवन दे दिया। अब इंसान जब पैदा होता है, बचपन उसने अपना बिताया होता है, तब थोड़ी ना कोई हम पैदा होने के साथ ही, मतलब 2-4 साल की उम्र के अंदर ये चरस गांजा कोकीन हेरोइन सिगरेट दारू शराब ये सब का सेवन करने लग जाते हैं। बाद में इंसान को आदत पड़ी, उसकी वजह से वो अपराध कर बैठा, आज उसकी हालत ये है कि वो जेल में बैठा हुआ है। तो दोबारा से
कुंडालिनी योगा मेडिटेशन करवाकर उसके साथ डिस्कस कर कर उसको उसके एंग्जाइटी स्ट्रेसेस को मेंटल डिसऑर्डर को ठीक कर कर ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं अलॉन्ग विद वो जो लोग आते हैं सोशल एजेंसीज के जो एनजीओ वगैरह के जो लोग आते हैं जो डील करते हैं योगा वगैरह के सेशंस मेडिटेशन के सेशंस देते हैं ऐसे क्लाइंट्स को, तो उनको रिहैबिलिटेट करा जाता है, दोबारा से उनको फिट बनाया जाता है। और तिहाड़ जेल में अब आप इसका रिजल्ट जानो। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा होता है तिहाड़ जेल में, तो रिजल्ट क्या निकल कर आता है, मतलब कुछ इंप्रूवमेंट हुई भी है कभी किसी जो कैदी हैं उनकी कि नहीं हुई है। तो रिजल्ट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ना हर एक घंटे उनको ना चरस अफीम गांजा इन सब के जो मतलब ये फूकना चाटना जिस भी ड्रग के साथ जो भी करा जाता है तो वो उनको दिए जाते थे, और उन्होंने कंप्लीटली छोड़कर जेल में इतनी अच्छी आइडेंटिटी बनाई हुई है कि वो केक बनाते हैं, वो कुर्सियां बनाते हैं। कई लोग तो तिहाड़ जेल के अंदर आप यकीन नहीं मानोगे वो पढ़ाते हैं, वो रेडियो पे आते हैं, वो लोगों को पूजा पाठ के बारे में बताते हैं, वो भगवत गीता के ऊपर शिव महापुराण के ऊपर लेक्चर देते हैं। ऐसे लोग जो अभी तक 1 साल पहले 2 साल पहले 4 साल 5 साल पहले हर एक घंटे उनको चरस गांजा कोकीन हीरोइन अफीम हाई लेवल के ड्रग्स, मतलब सिगरेट विगरेट तो बहुत छोटी सी बात है, दारू तो बहुत छोटी सी बात है, जो हर एक घंटे उनके हाथ फड़फड़ाने लग जाते थे, खून ठंडा होने लग जाता था, बॉडी में शिवरिंग होने लग जाती थी। तो ऐसे लोग ने ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप को करा है। इसलिए कुंडालिनी योगा बहुत इफेक्टिव योगा टेक्निक होती है अगर उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म करवाया जाए और करवाने वाला हो, प्लस मेडिटेशन। अच्छा, अब ये कुंडालिनी योगा के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, 12th क्लास की एनसीईआरटी में इसका जिक्र है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले चैप्टर के अंदर। जब वो सारे डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस कर लेती है एनसीईआरटी का वो वाला चैप्टर, फिर जाके वहां पर सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं कि इस डिसऑर्डर के लिए अगर किसी को थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है, काउंसलर के पास नहीं जाना है, किसी के पास इतने पैसे नहीं है, तो वो कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो बहुत जैसे एक स्काई योगा होती है, कुंडालिनी योगा बहुत बेस्ट है, मेडिटेशन है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, तो मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको बाहर से लाकर नहीं बता रहा हूँ, ये सब कुछ आपके कोर्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया है कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं दे मे बी इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग इंटरव्यूज, लोगों से बातचीत करना उनको सामने बैठाकर, और उनको साइकोलॉजिकल टेस्ट दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को जाना जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा जाए, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट मतलब कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये भी मैं आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर सेकंड चैप्टर है हमारा, साइकोलॉजिकल टेस्ट किस किस प्रकार के होते हैं। जैसे मतलब मान लो ये एक मैंने आपको पेपर दिया, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर इस जगह पर ये सारे क्वेश्चन है, और यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपके, यस या नो, या ट्रू या फॉल्स। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कुछ ऐसे टेस्ट भी होते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे कि जहाँ पर एक पूरा क्वेश्चन टाइप हो रखा है, फिर क्लाइंट को खुद से अपना आंसर देना है यहाँ पर। लेकिन ऐसे वाले टेस्ट में ना क्या होता है कि क्लाइंट बोर हो जाता है, तो इसलिए जनरली साइकोलॉजिकल टेस्ट ज़्यादातर जो कंडक्ट करे जाते हैं उनके आंसर में टिक मार्क वाली चीज़ें होती हैं, या तो येस या नो, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे एक टेस्ट होता है RSPM, इसकी फुल फॉर्म होती है रेवेंस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ये वाला टेस्ट आप वैसे मतलब टेस्ट का नाम नहीं जानते होगे, लेकिन आपने CSAT का जैसे पेपर होता है ना हमारा यूपीएससी में, या कभी मैथ्स वैथ्स आपने करी हो, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कि ये क्लॉक बनाई मैंने, ठीक है, तो इसका ये पहला जो हैंड है वो यहाँ पर है, दूसरा इसका हैंड है यहाँ पर है, तीसरा इसका हैंड यहाँ पर है, और चौथा वाला मैंने खाली छोड़ दिया और आपको ऑप्शन दे दिया कि बताओ अगला वाला जो हैंड होगा वो कहाँ पर जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर, ऑप्शन बी यहाँ पर, ऑप्शन सी इस जगह पर, या ऑप्शन डी इस जगह पर। तो आप ये कहोगे कि सर ये ऐसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, पहले ये नॉर्थ में था, फिर ये ईस्ट में हुआ, फिर ये साउथ में गया, अब वेस्ट बाकी रह गया, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ऐसा टेस्ट होता है RSPM। तो अब यहाँ पर इस प्रकार के टेस्टों को देकर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट को इस प्रकार के टेस्ट देता है या देती है, मतलब डिपेंड करता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेल है फीमेल है, क्लाइंट मेल है फीमेल है,
तो किसी को भी ये वाला टेस्ट दिया जा सकता है ताकि हम अपने क्लाइंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जान सकें। इसलिए मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर्स में बताया था कि साइकोलॉजी की फील्ड में अगर आपको जो स्कोरिंग निकालनी होती है, देखो वैसे तो ये वाली बात थोड़ी सी आपको तंग कर सकती है कि सर साइकोलॉजी की फील्ड में स्कोरिंग कैसे हो सकती है। अब मैं किसी को ये थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि भाई तुम 4 किलो सुंदर लगती हो, तुम 8 लीटर ऑनेस्ट हो। नंबर में मैं किसी की साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ को कैसे बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी यार एक ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए कि जो क्लाइंट मेरे पास अभी 4 महीने पहले आया था या आई थी वो दिमागी रूप से बीमार थे, अब मैंने उसको अपनी टेक्निक्स देकर, उसको कंसल्ट कर कर, उसको काउंसलिंग देकर, उसकी प्रॉब्लम्स को जानकर उसको जो थेरेपी दी है, तो क्या उसके अंदर किसी प्रकार की कोई इंप्रूवमेंट आई है। इसके लिए मेरे पास एक स्कोरिंग टेक्निक तो होनी चाहिए ना। इसलिए साइकोलॉजी की फील्ड में एक सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है और वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से ताकि स्कोरिंग बहुत अच्छी हो सके और ये पता लगाया जा सके कि क्लाइंट जो है क्या वो मेरे पास बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ साइकेट्रिस्ट, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ काउंसलर, क्या वो मेरे पास आने के बाद जितने महीने वो मेरे साथ है वो साइकोलॉजिकल लेवल पर हेल्दी हुआ है या नहीं हुआ है, वो बीमार और ज़्यादा हो गई है या फिर उसकी बीमारी कम हुई है। तो यहाँ पर इस प्रकार के साइकोलॉजिकल टेस्ट दिए जाते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करा जाता है ताकि हम क्लाइंट की प्रॉब्लम को जान सकें। और यहाँ पर हम साइकोलॉजिकल मेथड्स का भी यूज़ करते हैं ताकि हम एक अच्छा ट्रीटमेंट पैकेज दे सकें। ठीक है, हम एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें। ट्रीटमेंट पैकेज का मतलब ऐसे मत समझना कि मतलब मैं किसी ऐसे पैकेज की बात कर रहा हूँ कि हमें उसको कोई चीज़ बेचनी है, कोई चीज़ पिच करनी है। ठीक है, ट्रीटमेंट पैकेज मतलब जैसे जिसकी जिस प्रकार की समस्या है, जिसकी जिस प्रकार की दुविधा है, उसकी उस प्रॉब्लम को या उस समस्या को, उसका निवारण जो होगा वो उसी प्रकार से होगा। तो इसलिए अलग अलग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आपने सुना होगा, जैसे मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर्स में बताया था। बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट को हम बिहेवियरिस्ट कहते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट को हम कॉग्निटिविस्ट कहते हैं, साइकोडायनेमिक साइकोलॉजिस्ट को हम साइकोडायनेमिक थ्योरिस्ट कहते हैं। तो डिपेंड करता है कि किसी की प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है, मतलब मान लो यार कोई करियर में थोड़ा सा कंफ्यूज है कि यार मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मैं जॉब कंटिन्यू करूं कि या फिर मैं पढ़ाई आगे कंटिन्यू करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर आपको साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट के पास जाने की कोई नीड नहीं है, आप नॉर्मली काउंसलर से मिल सकते हो। ठीक है, और दूसरा मकसद क्या है ये साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह को देने का, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना क्लाइंट को। और मैंने आपको ये बता दिया रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पर एक लाइन दी मैंने आपको, रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल पेशेंट्स, यानी कि समाज में या फिर उसकी लाइफ में उस व्यक्ति को वापस पहले जैसी जगह प्रोवाइड करवाना, उसको हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं। जैसा अभी तक वो हेल्दी था या हेल्दी थी और बीच में उसको कोई एक इशू हो गया मेंटली, साइकोलॉजिकली, या फिर कोई नशे वगैरह की लत में पड़ गया, तो उसकी लाइफ हेल हो गई है ना, उसके रिलेशनशिप ख़त्म हो गए, फैमिली के अंदर एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब हो गया, कोई जेल पहुंच गया, तो दोबारा हमें ऐसे पर्सन को पुरानी वाली ज़िंदगी कैसे वापस करनी है, इसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं। और बस लास्ट में एक नॉर्मल सी लाइन लिखी हुई है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो अवेलेबल होती हैं और लोग इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बस नॉर्मल सी बात लिखी हुई है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया, या तो आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर बन जाओ, या तो आप अपना खुद का एक अस्पताल खोल लो, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप किसी हॉस्पिटल में काम कर लो बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। या फिर एक और ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप मेंटल इंस्टीट्यूशंस में वर्क कर सकते हो, जैसे मेंटल असाइलम, पागल खाने वगैरह में। और इसके अलावा यू कैन वर्क विद वेरियस सोशल एजेंसीज लाइक एनजीओज वगैरह, ताकि आप लोगों की मदद कर सको सामाजिक लेवल पर जाकर। ओके, तो ये है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल और ये क्या क्या काम करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने आपको बता दिया। ये वाली जो नॉलेज मैंने अभी आपको इस लेक्चर में दी है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रिगार्डिंग, ये आपकी पूरी क्लास 12th की एनसीईआरटी का बेस बना देगी, क्योंकि वहाँ पर बार बार आपको थेरेपिस्ट क्लाइंट इनके रिलेशनशिप के बारे में बार बार आपको बताया जाएगा और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का खास तरीके से जिक्र होगा।
तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आपने ध्यान से इस चीज़ को सुना है, जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। ठीक है, फिर दोस्तों हम आगे बात करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के बारे में। ठीक है, मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये जो जितनी भी फील्ड्स हैं, साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से एरियाज में काम करके किस किस प्रकार के साइकोलॉजिस्ट की भूमिका निभा सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट, और भी बहुत प्रकार के साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। इनमें से सबसे टेक्निकल काम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का है, क्योंकि आप नॉर्मली किसी को यार एंग्जाइटी, फियर, स्ट्रेस, मेंटल डिसऑर्डर के लिए सिर्फ बातूनी ज्ञान नहीं दे सकते हो। आपको प्रॉपर प्रकार से थेरेपीज कंडक्ट करना आनी चाहिए, आपको इंटरव्यू कंडक्ट करने आने चाहिए, आप क्लाइंट की प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सको, आइडेंटिफाई कर सको। ये टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए कि आपको कैसे करना है, आप उनको क्या ट्रीटमेंट पैकेज दोगे, आप कैसे उनको रिहेबिलिटेट करवाओगे। ये वाला काम बच्चों वाला काम नहीं है कि आप ये सोचो कि आप कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन कर ली साइकोलॉजी में और आप क्लिनिक खोलकर बैठ जाओगे। लेकिन बाकी जो अब हम फील्ड्स पढ़ने वाले हैं, साइकोलॉजिस्ट और कहाँ कहाँ काम करते हैं, तो ये वाला काम ईजी होता है कि अगर आपको साइकोलॉजी का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो आप बाकी फील्ड्स में मतलब काम कर सकते हो। तो उनमें से एक फील्ड है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का काम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के कंपैरिजन में तो काफ़ी थोड़ा सा लो लेवल का होता है। तो ये करते क्या हैं, दे वर्क विद पर्सन्स, कैसे लोगों के साथ ये डील करते हैं जो सफ़र कर रहे होते हैं फ्रॉम मोटिवेशनल या फिर इमोशनल प्रॉब्लम। अब काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का तो काम धंधा सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर होता है। आप हर जगह पर देख लो कि करियर काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग। तो ये लोग अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं भारत जैसे देश में। तो वहाँ पर काउंसलर्स मतलब और भी प्रकार की आपको काउंसलिंग दे सकते हैं, लेकिन करियर काउंसलिंग का जो फील्ड है आजकल भारत के अंदर चरम सीमा पर है कि आपको 12वीं के बाद फॉरेन यूनिवर्सिटी जाना है या 10th के बाद आपको अपने बच्चे को कौन सी स्ट्रीम दिलवानी चाहिए, PCMB या फिर कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज़। तो ये जो चीज़ें हैं ये जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स जो होती है यहाँ पर जो क्लाइंट की, दे आर लेस सीरियस प्रॉब्लम्स देन दोज ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की फील्ड में जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जो पेशेंट्स आ रहे थे, जो क्लाइंट्स आ रहे थे, वो सफ़र कर रहे थे फ्रॉम वेरियस मेंटल डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी, फियर, स्ट्रेसेस। यहाँ पर लोगों को ज़्यादा कोई गहरी दिक्कतें नहीं हैं, सिर्फ लोग अपने मोटिवेशनल या फिर इमोशनल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। और वहाँ पर जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है वो एज़ कम्पेयर टू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इनको छोटा सा एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। तो जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कौन सी फील्ड में जनरली काम करते हुए नजर आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला लोगों को करियर काउंसलिंग देना। तो करियर रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं उसको हम वोकेशनल चीज़ कहते हैं। मतलब करियर रिलेटेड चीज़ होती है, इट इज़ प्रोफेशन जो आपका होता है, इट इज़ रिलेटेड टू वोकेशन। प्रोफेशन का अदर नाम होता है करियर, का दूसरा नाम अंग्रेजी वर्ड होता है वोकेशन। तो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स ये चलाते हैं ताकि लोगों की मदद हो सके कि उनको 12th के बाद करना क्या है, 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम उनको लेनी चाहिए, उनको क्या पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर उनको जॉब ले लेनी चाहिए, कौन सी जॉब उनके लिए बेटर रहेगी। ठीक है, या फिर ये लोगों की मदद करते हैं इन मेकिंग प्रोफेशनल चॉइसेस, या फिर लोग कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं इन न्यू सिचुएशंस एंड डिफिकल्ट सिचुएशन। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ करियर रिलेटेड एडवाइस ही देंगे। काउंसलर कौन है? काउंसलिंग तो आपकी कोई भी कर सकता है। अगर आप साइकोलॉजिस्ट वर्ड को यहाँ से हटा दो तो काउंसलिंग क्या है? आप अपनी कुछ प्रॉब्लम्स किसी से डिस्कस कर रहे हो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो बहुत ज़्यादा, और सामने वाला पर्सन आपको पता है कि आपको एक अच्छा सॉल्यूशन दे देगा। तो वो कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपका दोस्त हो, आपका लवर हो, कोई भी हो। तो वो काउंसलर तो हमारी लाइफ में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति होते ही हैं जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमारी कदर करते हैं। बस यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट वर्ड को अगर आप ऐड कर दो तो ये थोड़े से प्रोफेशनल लोग हो जाते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पब्लिक एजेंसीज के लिए भी काम करते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ सेंटर्स, मेंटल असाइलम वगैरह, पागल खाने वगैरह जो होते हैं वहाँ पर, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, स्कूल्स में काम करते हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनका टाई अप होता है ताकि स्टूडेंट्स वगैरह को करियर काउंसलिंग वगैरह में मदद दी जा सके। और जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में इनका क्या रोल है, एक जैसे कोई पेशेंट है वो अभी बहुत गहरी कोई इंजरी से उभरा है या फिर उसका किसी का कोई बहुत सीरियस ऑपरेशन हुआ है
या किसी का कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो गया तो उसको कंसोल करना कि यार कोई बात नहीं, ज़िंदगी की शुरुआत दोबारा से करी जा सकती है, घबराओ मत, चिंता मत करो, सबके साथ होता है। अपने आप को ऐसा मत समझो कि पूरे यूनिवर्स ने सिर्फ तुम्हें ही टारगेट कर रखा है इस बात के लिए। तो यानी कि पेशेंट्स को हॉस्पिटल में जाकर कंसोल करना, उनकी काउंसलिंग करना। काउंसलिंग ऐसे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये पोस्ट ऑपरेटिव या प्री ऑपरेटिव स्टेज में, यानी कि ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन के बाद हो। कभी कभार जैसे कुछ कपल्स हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने आ रखे हैं, मतलब पारिवारिक प्रॉब्लम्स नहीं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, जैसे कि हम यार बहुत परेशान हैं, हमारे घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमें बच्चा कर लेना चाहिए, तो लेकिन अभी हमारा करियर है और लोग ये बोलते हैं कि हमारी एज ज़्यादा हो रही है, तो फिर आगे चलकर फिर बच्चे जो है वो कंसीव करने में दिक्कत होती है हमें। तो यहाँ पर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर काउंसलिंग देंगे। हाँ, ये वाली बात याद रखना, ये किसी प्रकार की आपको थेरेपी नहीं दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एडवाइस दे सकते हैं, बेस्ट टू बेस्ट एडवाइस, या आप ऐसा भी कह सकते हो बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये सिर्फ मुंह जुबानी आपसे बातें करेंगे, आपको कोई थेरेपी या फिर आपको कोई दवाइयाँ वगैरह देने में सक्षम नहीं होते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि इनका काम होता है काउंसलिंग देना। काउंसलिंग का मतलब होता है एडवाइस देना है, किसी को किसी प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन देना। तो ये आप चीज़ समझ गए होंगे कि कैसे ये काम करते हैं। मेंटल हेल्थ सेंटर्स में भी इनका काम ये वैसे ही है कि जैसे कोई एक पेशेंट है, उसको कोई दिमागी भी दिक्कत हो गई थी, दिमागी प्रॉब्लम हो गई थी, मे नॉट गॉट डू सो, ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन कोई एक जैसे अभी पागल खाने से होकर आया है और वो ठीक हो गया है, लेकिन उसको फिर भी ये बताना कि देखो तुम्हारे जीवन के कुछ साल तुम्हारे बीमार होने की वजह से बर्बाद हो गए थे, लेकिन चिंता मत करो, लाइफ में सबके स्पीड ब्रेकर आते हैं, तुम दोबारा से अपनी लाइफ को रिज्यूम कर सकते हो। मतलब उसको एक प्रकार से यहाँ पर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहा है, उसको रिहैबिलिटेट करवाने का काम कर रहा है कि दोबारा से तुम अपनी लाइफ को रिज्यूम कर सकते हो, अपना घर परिवार जो है तुम दोबारा से उसमें एडजस्ट हो सकते हो, और जो हुआ देर सवेरी सही, लेकिन तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक हो गया, तो अब तुम वापस जॉब वगैरह में जाने के लिए सक्षम हो। ज़्यादा लोड मत लेना, चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना मत, ठीक है, और ऐसा मत सोचना कि तुम जीवन में पिछड़ कर रह गए हो। इस प्रकार की बातें जो लोग करते हैं प्रोफेशनल होने के साथ साथ, मतलब ये वाली बातें तो यार जिनके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है या लोगों से बात करनी की उनको टेक्निक आती है, तो नॉर्मल आप और मैं भी ऐसी बातें लोगों से कर सकते हैं कंसोल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दे आर डिग्री होल्डर्स बिकॉज दे आर साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस प्रकार से लोगों को सॉल्यूशन देते हैं, उनकी मदद करते हैं, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट से हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।